हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से हम अध्ययन कर रहे हैं चिरसम्मत सांख्यिकी यांत्रिकी के बारे में। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म अवस्थाएं व स्थूल अवस्थाओं के बारे में। सांख्यिकी की जो मूलभूत परिकल्पना है, उस परिकल्पना के अनुसार सभी सूक्ष्म अवस्थाएं समान रूप से संभाव्य होती है। यानी हर एक सूक्ष्म अवस्था जो माइक्रो स्टेट्स होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है होने की, वह समान होती है। दूसरा, अधिकतम संभाव्य अवस्था वह स्थूल अवस्था जिसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अधिकतम होती है, वह अवस्था अधिकतम संभाव्य अवस्था होती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है ऊष्मागतिक प्रायिकता, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। किसी दी गई ऊष्मा अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस स्थूल अवस्थाओं की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें याद रखना है कि ऊष्मागतिक प्रायिकता जो होती है किसी भी स्थूल अवस्थाओं में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या से व्यक्त की जाती है। किसी विशेष कोष्ठिका में कला बिंदुओं के क्रम में परिवर्तन करने से स्थूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी कला कोष्ठिका में कुछ कला बिंदु दे रखे हैं, हमें उनके क्रम में परिवर्तन किया तो सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु स्थूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह एक स्थूल अवस्था को व्यक्त करता है। किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या की गणना स्थूल अवस्थाओं में कला बिंदुओं की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के क्रमचय की संख्या, कम्यूटेशन जो होते हैं, क्रमचयों की संख्या लिखकर प्राप्त की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा पार्ट। सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करते समय उन क्रमचयों को छोड़ दिया जाता है जो कोष्ठिका में कला बिंदुओं के क्रम परिवर्तन से प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी स्थूल अवस्थाओं की संख्या अगर ज्ञात कर रहे हैं तो बिंदुओं के क्रम में अगर परिवर्तन कर दिया जाए एक ही कोष्ठिका में, तो उसमें स्थूल अवस्था को परिवर्तित नहीं किया जाता, एक ही सूक्ष्म अवस्था उसे काउंट किया जाता है। अगर n वस्तुएं हैं, व्यवस्थित करने के तरीके हमें पता है, फैक्टोरियल n होता है। n कला बिंदुओं की उपस्थिति में स्थूल अवस्थाओं की संख्या के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या या ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स लिए हैं वो n लिए हैं। स्मॉल n नंबर ऑफ कोष्ठिकाएं हैं, तो उनमें सपोज पहले में हमने n1 पॉइंट्स फिटिंग किया, दूसरे में n2, तीसरे में n3 और चौथे में n4। इसी प्रकार से अगर व्यवस्थित कर रहे हैं तो इसके संगत कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता या कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो W इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल इंटू n3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो कोष्ठिकाएं हैं उनमें व्यवस्थित किए गए बिंदुओं की संख्या का फैक्टोरियल का गुणनफल करना है। तो हम इसको W इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन पाई, पाई टर्म जो है मल्टीपल को शो कर रहा है, पाई आई एन आई का फैक्टोरियल, एन आई का फैक्टोरियल इंटू पाई का मतलब होता है n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल इंटू n3 का फैक्टोरियल। जिस प्रकार हम समेसन योग के लिए समेसन का साइन लगाते हैं, उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के लिए पाई को यूज किया जाता है। तो ये सिंबल हमने यूज किया हुआ है। अब एक एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। माना कला निर्देशाकाश में दो कोष्ठिकाएं हैं आई और जे। हमने दो कोष्ठिकाएं कंसिडर करी हैं आई और जे, ये यहाँ पे आई सेल और ये जेल सेल, और हमारे पास कुल कला बिंदु जो हैं वो चार हैं, ए बी सी और डी। इनके संगत स्थूल अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है
कि हम सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो दूसरे में, या कला बिंदु जो है वो जे सेल में यदि इंक्लूड करें तो आई सेल में एक भी पार्टिकल नहीं बचेगा, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बचेगा एन आई और एन जे की वैल्यू 0 और 4। और इसके क्रम को परिवर्तित करने पर कोई स्थूल अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट बची 1। अगर पहले सेल में एक कला बिंदु और दूसरे सेल में 3 कला बिंदु लें, तो हम पहले में ए को और दूसरे में बी, सी और डी को व्यक्त कर सकते हैं। तो n1 n2 की वैल्यू 1 और 3 मिलेगी। इसके स्थान पर हम पहले सेल में बी को लें तो दूसरे सेल में हमारे पास में ए, सी और डी बनेंगे। इसमें भी कॉम्बिनेशन 1 और 3 का आएगा, तो टोटल 2 स्टेट हो गई। इसी प्रकार सी और डी को भी कंसिडर किया जा सकता है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो जो स्टेट्स हैं वो 4 बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी प्रकार यदि पहले सेल में 2 पॉइंट और दूसरे में 2, तो ए और बी को लिया जा सकता है पहले में, दूसरे में सी और डी को कंसिडर किया जा सकता है, तो हमारे पास स्टेट बनती है 2 2। इसी प्रकार ए और सी को ले लें, यदि पहले में ए और सी को लें तो दूसरे में हमारे पास बी और डी बचेंगे। इसी प्रकार ए और डी को कंसिडर कर लें तो दूसरे में बी और सी, तो हमारे पास 2 और 2। इस प्रकार हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे उसका वैल्यू हम या तो इनके सेट्स बनाकर कैलकुलेट किया जा सकता है, या जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उस फॉर्मूले से वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती है। इसकी वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ स्टेट्स मिलेगी। इसी प्रकार थर्ड की फर्स्ट सेल में 3 और सेकंड में 1 को कंसिडर किया जाए, तो ये हम स्टेट पहले ही देख चुके हैं, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन। पहले 1 और 3 का देखा था, अब रिवर्स हो गया 3 और 1 का। तो इस केस में भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट मिलेगी 4, क्योंकि दूसरे में हम ए को ले सकते हैं, बी को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं या डी को ले सकते हैं। टोटल 4 स्टेट्स मिलेगी। लास्ट कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है कि पहले में 4 को और दूसरे में 0 को, तो ये 4 और 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ही स्टेट प्राप्त होती है। तो इस प्रकार निकाय में उपरोक्त 5 प्रकार की स्थूल अवस्थाएं संभव हैं, और इन स्थूल अवस्थाओं के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या या ऊष्मागतिक प्रायिकता का मान ज्ञात करेंगे। ये अभी हमने अलग अलग स्टेट्स में उनकी वैल्यूज को फिल करके फाइंड आउट किया। अब हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास में W इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन एन आई का फैक्टोरियल इंटू एन जे का फैक्टोरियल। पहली स्टेट है 0 और 4। 0 और 4 के लिए हमारे पास ऊपर आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल हमें पता है कि हमेशा 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। 4 का फैक्टोरियल ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, कैंसिल होके 1 बच जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी स्थूल अवस्था थी 1 3, उसके लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो है Ni की वैल्यू 1, Nj की वैल्यू 3। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो W2 इक्वल टू आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। इसका मान हल करें तो हमारे पास मिलता है 4। इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल अवस्था है 2 2, उस केस में ऊष्मागतिक प्रायिकता या स्थूल अवस्थाओं की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए Ni की वैल्यू 2, Nj की वैल्यू 2, तो हमारे पास W का मान आ गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका मान आएगा 6। तो ये हमने फॉर्मूले से भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और इनके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस के नंबर्स को फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास 3 1। इसके लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता या स्थूल अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए Ni की वैल्यू 1, Nj की वैल्यू Ni की वैल्यू 3, Nj की वैल्यू को 1, W4 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो अवस्था है 4 0, इसके लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता Ni की वैल्यू हमारे पास 4, Nj की वैल्यू 0, ये वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी 1। तो ऊष्मागतिक प्रायिकता का मान आ गया 1। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो
अधिकतम संभाव्य अवस्था जो होती है वो कौन सी होगी, 2 2। ये मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट होती है 0 0 के लिए, सॉरी 2 2 के लिए। और कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो होती है वो फैक्टोरियल 4 यानी 16 के इक्वल होती है। ये वैल्यूज हम इन सब के सम से भी कर सकते हैं। पहले केस में हमें मिली है 1, फिर +4 +6 +4 +1 यानी 16, टोटल कुल 16 या 16 सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, छोटा सा पार्ट है संवितरण फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें आगे कई जगह यूज करना है, तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखना है। किसी भी ताप T पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित किसी निकाय की जो ऊर्जा है EI का I स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस फॉर्मूले से लेते हैं, PI इक्वल टू E की पावर माइनस बीटा अपॉन EI, सॉरी बीटा इंटू EI अपॉन समेशन ऑफ E की पावर माइनस बीटा EI। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वैल्यूज ये हम ऊष्मागतिकी में प्राप्त कर चुके हैं। बीटा का मान जो होता है 1/kT के तुल्य होता है, ठीक है। जहाँ पर ये फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट, समेशन ऑफ E की पावर माइनस बीटा I, ये सभी अवस्थाओं के लिए बोल्ट्जमान गुणांकों के योग को व्यक्त करता है, और इसे हम संवितरण फंक्शन या पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। तो Z इक्वल टू आएगा, Z इक्वल टू समेशन ऑफ E की पावर माइनस बीटा EI, जहाँ पे बीटा का मान 1/kT के तुल्य होता है। अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्थाओं में कणों की संख्या जो है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, Ni इक्वल टू N इंटू E की पावर बीटा EI अपॉन Z। यह अधिकतम संभाव्य अवस्था में कणों की संख्या को व्यक्त करता है। ऊर्जा का मान EI आयव्य कोष्ठिका की ऊर्जा की स्थिति को व्यक्त करता है, तो इसकी प्रायिकता जो है वह PEI इक्वल टू NI अपॉन N के इक्वल लिखा जाता है, और NI का मान रखते हैं हमारे पास में, तो ये वैल्यू आती है N अपॉन N इंटू E की पावर माइनस बीटा EI अपॉन N इंटू Z, या इसको हम PEI इक्वल टू E की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समेशन ऑफ बीटा EI से व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पार्टीशन फंक्शन हमें याद रखना है, आगे हम इसका उपयोग भी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।